नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज जो हम हर्फ करने वाले हैं वो है जीम। जीम जीम का लेटर लिखें और सबसे पहले इसका मखरज लिखना है आपने, और इसके मखरज से पहले भी जीम आपने लिख दिए। आपको इसके मखरज से पहले भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, उसको आप नोट कर लें। उसमें यह है, जैसे ज़ुबान है, हमने पढ़ा था ना मखारिज के स्टार्ट में कि हमारे माउथ पर, यानी कि हमारे माउथ में, ये जो हमारा मुंह है, इसमें 5 ऐसे हिस्से हैं जहां से हुरूफ अदा होते हैं। 5 ऐसे हिस्से हैं जहां से हुरूफ अदा होते हैं, हुरूफ की अदायगी होती है। उसमें से पहला हिस्सा है हमारा हल्क, थ्रॉट, गला, ठीक है, जो चिन से लेके चेस्ट तक है। तो एक पहला पार्ट है हल्क। हल्क से हमारे हुरूफ अदा होते हैं। वो कितने होते हैं, कौन से होते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी बुनियादी चीज हल्क। सेकंड जो चीज है वो है जुबान। अरबी में कहते हैं लिसान, उर्दू में कहते हैं जुबान। तो सेकंड जो है वो लिसान है, जहां से हमारे हुरूफ अदा होते हैं। थर्ड पे आप लिखिए जोफे दहन। जोफे दहन जो है वो मैंने अरबी में बोला है, तो उर्दू में कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का खाली हिस्सा। अब मुंह का खाली हिस्सा क्या है? हमारे मुंह में दांत है साइड्स पर, ऊपर नीचे जॉ में दांत है साइड्स पर, नीचे क्या है, जुबान है, और दरमियान में जो पार्ट है वो क्या है, वो खाली है। ठीक है, इसको कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा। फोर्थ वन इज शफतान, लिप्स, दोनों होंठ। कुछ हुरूफ हमारे शफतान से अदा होते हैं, दोनों होंठ से अदा होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। लास्ट, नाक की हड्डी, इसको अरबी जुबान में कहते हैं खैशूम, और उर्दू में कहते हैं नाक की हड्डी। तो नाक की हड्डी जहां पे जब हम ग्लासेस पहनते हैं तो हमारी वो सेंटर जो है वो वहां पे आता है। तो ऊपर हमारा फोरहेड है, फोरहेड से कुछ भी अदा नहीं होता, चिक्स से कुछ अदा नहीं होता। ठीक है, लिप्स, हल्क, मुंह का खाली हिस्सा, लिसान और नाक की हड्डी यानी खैशूम, ये वो हमारे 5 बुनियादी पार्ट्स हैं जहां से हमारे हुरूफ की अदायगी होती है। जो जीम का जो लेटर है उसको पढ़ने से पहले लिसान के बारे में हम देख लेते हैं कि लिसान के कितने हिस्से हैं और कौन कौन से हिस्से जो हैं उसको इन्वॉल्व होते हैं मखारिज में। जी, जुबान को समझने के लिए आप अपने हाथ को एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी आप अपना हाथ खोलें सामने, ठीक है, और हाथ ऐसे खुला हो कि जो उसकी फिंगर्स हैं वो सिमटी हुई हो, अंगूठा भी सेपरेट ना हो, सिमटा हुआ हो, साथ में हथेली के साथ में हो। अब आप सब ने अपने हाथ को सामने रखें और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी उस हिस्से को आपने वॉच करते जाना है। हाथ की एग्जाम्पल क्यों दी जा रही है? क्योंकि जुबान की शेप हाथ की शेप से रिजेम्बलेंस है, आपस में मिलती जुलती है। इसलिए जुबान तो हम बाहर निकाल के नहीं देख सकते, लेकिन अपने हाथ की जरिए से जुबान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हाथ की शेप में सबसे पहले देखें आप कि जुबान की नोक को देखें। जैसे जुबान की नोक होती है
इसी तरह हमारे हाथ की दरमियानी उंगली जो है उसका जो एज है, इसकी हाथ की जो हथेली है उसकी नोक बनी हुई है। जुबान भी इसी तरह से हमारी क्या होता है, जो दांतों के पास है, मुंह के बिल्कुल लिप्स के पास, वो हमारी नोक होती है, जुबान की टिप कहते हैं उसे। हाथ की भी टिप है इस तरह बिल्कुल जिस तरह जुबान की टिप होती है। तो ये एक हिस्सा हो गया। आप लिख सकते हैं जुबान की नोक, कॉपी पे मेंशन करें, जुबान के हिस्से मेन हेडिंग दें और उसमें पहला हिस्सा मेंशन करें जुबान की नोक। और जुबान की नोक आपको मैंने पोजीशन बता दी है कि लिप्स के पास जो वी शेप हमारी होती है वो हमारी जुबान की नोक है। और हाथ से मैंने जो हमारी सेंट्रल फिंगर है उसकी जो नोक है वो सबसे ऊपर है ना, बड़ी है, तो इसलिए उसकी नोक में आता है। जी, तो इसमें जुबान की नोक के बाद दूसरा हिस्सा आप लिखिए जुबान का वस्त, जुबान का दरमियानी हिस्सा। अब जुबान का दरमियानी हिस्सा क्या है, आप अपने हाथ को देखिए। जुबान की नोक के जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये जुबान का दरमियानी हिस्सा है। ठीक है, हाथ में अगर हम देखें तो हमारा जो ये पाम है, पाम हथेली जो है, ये सेंटर है ना हमारा। इसी तरह से जुबान का सेंटर भी क्या है, वो चौड़ाई में होता है, विड्थ में होता है, चौड़ा होता है। और हाथ की हथेली भी क्या है, फिंगर्स की बनिस्बत हथेली जो है वो चौड़ी होती है, विड्थ में होती है। ठीक है, खुली होती है। इसी तरह जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो भी चौड़ाई में होता है, विड्थ में होता है। आवाज जो जुबान है वो फैली होती है वहां से। ठीक है, ये हो गया दूसरा हिस्सा जुबान का वस्त, और मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो फैला हुआ होता है। तीसरा हिस्सा जुबान का है बारीक किनारा। लिखिए जुबान का बारीक किनारा। अब बारीक किनारा क्या है, हाथ की शेप को देखिए। ये जो हाथ की जो फिंगर्स हैं इनको जोड़ के रखिए, सिमटा के। तो फिंगर्स का ये जो साइड है, पहली फिंगर और जो लास्ट फिंगर है, फोर्थ फिंगर, इनकी जो साइड्स हैं ये बारीक है ना, एज कंपेयर टू अगर हम हथेली की साइड्स को देखें तो वो मोटी हैं, तो उनसे कंपेयर करें तो फिर फिंगर्स की साइड जो है वो बारीक है। इसी तरह से जुबान जो है उसकी नोक के साथ जो साइड्स शुरू होती हैं दाएं और बाएं, वो बारीक है, और वो बारीक किनारे जो है वो दांतों के सामने है। अब अल्लाह की कुदरत है कि जो जुबान का बारीक किनारा है ना, उसके आमने सामने क्या है, दांत है। और जब हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं जुबान के मोटे किनारे पर, तो जुबान का मोटा किनारा वो किनारा जो दाढ़ों के सामने होता है, दाएं और बाएं। और हमारे हाथ की शेप से कैसे, जो हथेली की साइड्स है ना, हथेली फैली हुई है, मोटी भी है, तो उसकी साइड्स भी क्या है, मोटी है। तो बिल्कुल हमारी जुबान जो है उसकी साइड्स जो पीछे है दाढ़ों के सामने, दाएं और बाएं, उनके किनारे भी मोटे हैं, इसलिए उनको कहते हैं जुबान का मोटा किनारा। ये हमारे 4 हिस्से हो गए हैं। कितने, जुबान की नोक, जुबान का वस्त, जुबान का बारीक किनारा, जुबान का मोटा किनारा। लास्ट पॉइंट है जुबान की जड़। जुबान की जड़, अब जुबान की जड़ क्या है, जहां हमारी जुबान पीछे शुरू होती है, जुबान की भी एक हद है ना, सिरा है, यहां आके जुबान खत्म हो जाती है। लेकिन जहां हमारे हल्क में जुबान जुड़ी हुई है, जहां से स्टार्ट होती है, वो हमारी जड़ होती है। ठीक है, जड़ यही होती है। दरख्त की जड़ क्या होती है, जमीन के अंदर होती है, जहां से दरख्त शुरू हुआ था। इसी तरह से जुबान की जड़ भी क्या है, हल्क में जुड़ी हुई है, वो उसकी जड़ है। हाथ से अगर समझे तो क्या है, जहां से हमारा हाथ खत्म होता है, कलाई है, जहां से हमारी कलाई शुरू होती है, रिस्ट शुरू होती है, वो हमारा क्या है, वो हमारे हाथ की भी क्या है, वो रूट है। तो इसके साथ अगर आप समझे तो यहां से हमारी जुबान की जड़ शुरू होती है, और उसके बाद पीछे जो है वो क्या है, वो बाजू है,
और यहाँ से सेंटर जो है वो इसका वो रूट है, जहाँ से रिस्ट के आगे हाथ शुरू होता है। तो इस तरह हमारे 5 हिस्से जो है मुकम्मल हो गए। जुबान की नोक, जुबान का वस्त, जुबान का बारीक किनारा, जुबान का मोटा किनारा, जुबान की जड़। चलिए अब देखते हैं जीम का मखरज। तो जीम का जो मखरज है वो लिखिए, जुबान का वस्त, जुबान का वस्त जब अपने ऊपर के तालू से लगे, जुबान का वस्त जब अपने ऊपर के तालू से लगे। अब आपके सामने आपको क्लियर है कि जुबान का वस्त क्या है। वैसे अगर हम अपने हाथ को देखें ना, तो हमारे हाथ में तो जो चौड़ाई वाला हिस्सा वो हमारी पाम है, ठीक है। और जुबान को भी अगर हम अपनी देखें, उसमें भी जो फैला हुआ हिस्सा है वो सेंटर में है जुबान के। तो अभी आप ऐसा एक्टिविटी करें कि आप अपनी जुबान को ऊपर लगाएं, जुबान को ऊपर लगाएं। अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी जुबान जब आप ऊपर लगा रहे थे तो उसमें से जुबान को ऊपर लगाते हुए आपकी दरमियानी हिस्सा और जुबान की नोक के पीछे वाला हिस्सा, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं। ये बात समझ आई? जुबान का दरमियान जो चौड़ाई वाला हिस्सा है एक वो, और प्लस जुबान की नोक में, नोक के जो पीछे थोड़ा सुकड़ा हुआ जो हिस्सा है वो भी लगता है ऊपर, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूं कि जब आप जीम की अदायगी करते हैं, हालांकि ये बहुत आसान हर्फ है, लेकिन इस हर्फ में भी जो सिफात की कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो मैं उस पर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि इसमें एक्चुअली पार्ट कौन सा लगता है ऊपर। जब आप जुबान की नोक के पीछे वाला हिस्सा ऊपर लगाते हैं तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा ऊपर लगता है। ये बातें आपने लिखनी है। जीम अदा करते हुए आप जुबान की नोक, उसके जो पीछे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा हिस्सा ऊपर लगाते हैं तो जीम अदा हो जाता है। कुछ लोग इतना दबा के इसको पढ़ते हैं कि फिर जुबान के जो बारीक किनारे हैं ना, वस्त के साथ वाले, वो भी ऊपर लगाते हैं दांतों के साथ, तो वो चे की साउंड बन जाती है, जीम बन जाता है, जी जी। वो इतना दबाते हैं कि उसमें जुबान के बारीक किनारे दांतों के साथ अटैच होते हैं, तो वो चे की साउंड बन जाती है। तो अब इसका मखरज क्या है कि वस्तुल लिसान या जुबान का दरमियानी हिस्सा जब अपने ऊपर के तालू से लगे, तालू तो देखिए सारा है हमारे मुंह में, तालू सारा है, लेकिन जो सेंटर पार्ट है ना, उसके ऊपर जो तालू है ये उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। अब जो चौड़ाई है जुबान की वो कोई ये तो नहीं है कि पिन पॉइंट तो नहीं है कि बस इतना से इतनी सी जो है ना यहाँ तक अल्लाह ताला ने हद बना दी है। जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, कौन सी ये मेजरमेंट होती है कि इतना हिस्सा लगना है, बस वो लग रहा है, ठीक है। अभी जब हम जीम पढ़ेंगे तो उसकी अदायगी मैं आपको मजीद मैं बताती हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ते हुए आपने नोटिस करना है थोड़ा सा पार्ट आपने लगाना है ऊपर, ज्यादा पार्ट नहीं लगता, पूरे का पूरी जुबान का जो वस्त है वो नहीं लगता, थोड़ा सा पार्ट लगता है ऊपर। तो हम पढ़ते हैं इसे जीम जीम। नोटिस आपने ये करना है, जुबान की नोक के पीछे जो पार्ट है जुबान का वस्त थोड़ा सा ऊपर लगता है तो जीम अदा हो जाता है, ठीक है। अब सब लोग पढ़े जीम जीम। अच्छा,
लिखिए, हमज़ा लिखिए और हमज़ा के ऊपर ज़बर डाल दें, साथ में जीम साकिन डाल दें, तो ये बन जाता है हमज़ा ज़बर जीम अज, अज। ये वो तरीका होता है जिससे हर्फ का मखरज जो है वो तलाश हो जाता है। ठीक है, जीम साकिन जो है वो कलकला करता है, इसलिए इसको मैंने अज पढ़ा है, इसको आज नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ा। इसमें कलकला है, आवाज पलट के वापस आती है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ा है, अज। जी, अब इसके मखरज को आप रिवाइज कीजिए, स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाई है इसको रिवाइज कीजिए और इसको पढ़ के देखिए। कुरान पाक में मिसाल देखिए, आयत नंबर 67 सूरह बकरा, ऐसे आता है अन अकून मिनल जाहिलीन, अन अकून मिनल जाहिलीन। ये हमने जीम का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट हमने इसको अटैच किया तो ये अदायगी हो गई है। और इसमें गलती कैसे होती है, लाइक अन अकून मिनल जाहिलीन, जाहिलीन, यानी बहुत दबा के पढ़ा जाए तो फिर वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए तारवुस पढ़ते हुए भी क्या है, जीम आता है ना वहां पे, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जीम नहीं पढ़ेंगे, जीम थोड़ा सा पार्ट लगाएंगे, मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हर्फ पे आ जाए। नेक्स्ट हमारा हर्फ है हा, हा, हा। अब इसकी अदायगी जो है वो कहाँ से होती है, हमने जो पढ़ा था सेकंड, बल्कि फर्स्ट पढ़ा है हमने पार्ट, हल्क। इसकी अदायगी को भी फोकस कर लें, हलक नहीं कहना, हल्क, हल्क। ठीक है, जब आप इसको नॉर्मली भी बोले तो आपने इसको हल्क कह के ही प्रोनाउंस करना है, यही इसकी दुरुस्त अदायगी है। क्योंकि अरबी में गले को हल्क कहते हैं और हलक कहेंगे तो वो बन जाता है सर मुंडवाना। तलफ़ुज़ आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया तो मतलब बदल गया। अच्छा जी, अभी जो हा है ये कहाँ से अदा होता है, ये हमारे हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। अब इसको भी समझ लीजिए, हल्क जो है उसके 3 पार्ट हैं, हल्क के 3 हिस्से होते हैं। जैसे आप ट्री बनाते हैं ना, ट्री बनाते हुए आप उसका स्टेम बनाते हैं ऐसे, तना ऐसे, नेक जैसे नेक लाइन होती है ऐसे बनाते हैं आप, बिल्कुल इस तरह बना लें। तो उसमें क्या है, नीचे जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निचला हिस्सा। अभी आप ये लिखें, निचला हिस्सा, हल्क का निचला हिस्सा। अब उससे ऊपर जो दरमियानी पार्ट होगा उसको कहेंगे हल्क का दरमियानी हिस्सा। जो उससे ऊपर का पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, हल्क का ऊपर वाला हिस्सा, हल्क का ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा जी, अब ये 3 पार्ट हैं और इन 3 पार्ट्स में तीनों पार्ट से हुरूफ अदा होते हैं। अब आपने वो हुरूफ लिखने हैं। जो नीचे वाला पार्ट है वहां से अदा होता है हमजा और साथ में हा, हमजा और साथ में हा। हा कौन सा है, 2 चश्मी। ठीक है, सेंटर पार्ट जो है दरमियानी हिस्सा, वहां से क्या होता है आइन हा, आइन हा। जो ऊपर वाला हिस्सा है हल्क का, वहां से अदा होते हैं 2 हुरूफ, गईन खा, गईन
खा। टोटल 6 हरूफ हैं, 3 पेयर्स 6 हरूफ, और हल के कितने हिस्से? 3 हिस्से हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें कि हमने हा पढ़ा, तो अब आपको हा का मखरज लिखना है। तो हा का मखरज क्या है? हल का दरमियानी हिस्सा, हल का दरमियानी हिस्सा। इसकी डोमिनेंट क्वालिटी क्या है? इसकी डोमिनेंट क्वालिटी है सांस का ज्यादा से ज्यादा निकलना, सांस का ज्यादा से ज्यादा निकालना। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं इसको ह, ह, ह। इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी टिप्स हैं। जब आप तेज चलते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। आप इनहेल एक्सेल फास्टली कर रहे होते हैं। ये जब आप गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद जो एक ठंडी आह निकलती है, उसमें भी होता है। ठंडा पानी पीने के बाद हमें ये चीज आती है, हल्क से आवाज आती है इस तरह की सांस की। ठीक है, इसके अलावा जब आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तेज तेज, तब भी सांस चढ़ता है। या आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो भी, तो उसमें खुद ब खुद जो है वो एक नेचुरली जो है वो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। अभी तो आपको अपना सांस जो है ना, इस तरह आपको अंदर से एक्सेल करना पड़ता है। जिससे आप पहले इनहेल करें, नाक से आप इनहेल करें, उसके बाद आप अपने माउथ से एक्सेल करें। ठीक है, ये सांस की साउंड है। जितनी आप इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह उतना ही ये अच्छा हो जाएगा। इसके लिए करनी पड़ती है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता। क्योंकि हमने उर्दू में जब पढ़ा अलिफ बे ते से पढ़ा, जीम हे पढ़ा, हे नहीं पढ़ा हमें। हमने वहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस ही नहीं किया, ना हमें वहां पे कोई ज़रूरत है और ना ही हमें करवाई जाती है। ये तो सारी अरबी की महारात है कि वो हमें वहां पे ये चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर कुरान पाक में बेशुमार जगह पे ये आता है। तो इसका जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, वो हम्स है। हम्स मीन सांस का इखराज। तो टिप्स मैंने बता दी है, और ज्यादा से मुंह खोल के, बड़ा मुंह खोल के फिर आप इसको पढ़ें और सांस को बाहर निकालें ऐसे। ठीक है, जैसे नॉर्मली बताया जाता है, टीथ ब्रश करें, उसके बाद में आप ज्यादा सांस, माउथ जो है वो क्लियर हो जाता है, माउथ साफ हो जाता है। खाना खाने के बाद अगर आप बैठ के कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तब करें जब आप खाली पेट हो और माउथ आपका साफ हो, क्लीन हो। जब आप फजर पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, आप उस वक्त भी जाए नमाज पे बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जरूर 5 मिनट प्रैक्टिस करें इसकी। अगर वॉक करते हैं सुबह टाइम में, जरूर आप वॉक करते हुए अपने सांस को निकालें। ये उसके लिए बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज का, इनहेलिंग और एक्सेलिंग का। तो जीम और हा का मखरज हमने देख लिया, साथ में हमने क्वालिटीज एंड टिप्स भी देख ली, और ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और इंशाल्लाह आज के लिए ये 2 हरूफ, इनके मखारिज, उनकी सिफात और उनकी प्रैक्टिस आपने तकरीबन 20-20 दफ़ा इनको पढ़ना है। 20-20 दफ़ा इनको पढ़ना है। कुरान पाक में जहाँ पर ये आए वहाँ पे आपने फोकस करते हुए इनकी अदायगी को देखना है इंशाल्लाह।